कहानी की शुरुआत में हमें एक घना जंगल दिखाई देता है जहाँ दूर दूर तक इंसान या किसी जानवर का कोई निशान नजर नहीं आता। इसी जंगल के बीच से एक नदी गुजर रही होती है और उस नदी पर एक छोटी सी बोट आगे बढ़ रही होती है। इस बोट में फॉरेस्ट ऑफिसर गैवी अपने हेल्पर विंस्टन के साथ मौजूद होती है और दोनों इस सुनसान जंगल में किसी खास रिसर्च के सिलसिले में आए होते हैं। दोनों ने जंगल के कई हिस्सों में कैमरे लगा रखे होते हैं क्योंकि वह इस इलाके में कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। गैवी साथ साथ एक ड्रोन भी उड़ा रही होती है जो बोट के आगे हवा में जाकर रास्ते का जायजा ले रहा होता है। अचानक ड्रोन जंगल के बीच एक जगह नीचे उतरने लगता है। गैवी उसकी कैमरा फीड देखती है तो उसे वहाँ किसी इंसान जैसी शक्ल दिखाई देती है। वह तुरंत उसी जगह को करीब से देखने लगती है, लेकिन तभी ड्रोन अचानक उलटने पलटने लगता है और कुछ ही पल में उसका सिग्नल खत्म हो जाता है। गैवी को यकीन हो जाता है कि वहाँ कोई मौजूद था और उसी ने ड्रोन को नुकसान पहुँचाया है। विंस्टन गैवी की बात सुनकर उसे जंगल के अंदर जाने से रोकता है। उसका कहना होता है कि उन्होंने पहले ही जंगल में कई कैमरे लगा रखे हैं, इसलिए बाद में रिकॉर्डिंग देखकर पता लगाया जा सकता है कि वहाँ क्या हुआ था। लेकिन गैवी ड्रोन को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और उसे यकीन होता है कि वह ज्यादा दूर नहीं गिरा होगा। वह बोट से उतरकर जंगल के अंदर उसकी तलाश में चली जाती है और विंस्टन को दूसरी तरफ से बोट लेकर आने के लिए कहती है। कुछ ही दूर जाने के बाद गैवी के फोन का सिग्नल भी गायब हो जाता है, लेकिन वह ड्रोन की तलाश जारी रखती है। दूसरी तरफ विंस्टन तय जगह पर पहुंचकर गैवी का इंतजार करने लगता है। इंतजार के दौरान वह पास लगे कैमरे की मेमोरी निकालने लगता है ताकि उसमें रिकॉर्ड हुई चीजें देख सके। तभी उसकी नजर कैमरे के लेंस पर पड़े कीचड़ पर जाती है और वह सोचने लगता है कि आखिर किसी ने इस कैमरे को जानबूझकर ढका क्यों है। इसी जंगल के दूसरे हिस्से में दो आदिवासी चुपचाप आगे बढ़ रहे होते हैं। उनमें से एक ने गैवी का ड्रोन अपनी पीठ पर बांध रखा होता है और दोनों रास्ते में लगे उन तमाम कैमरों के लेंस पर कीचड़ लगाते जा रहे होते हैं जिन्हें गैवी और विंस्टन ने जंगल में लगाया था। कुछ देर बाद दोनों एक ऐसे पेड़ के पास पहुंचते हैं जिस पर बड़ी तादाद में पीले रंग के मशरूम उगे हुए होते हैं। दोनों अपने चेहरे पर मास्क जैसा कपड़ा लगा लेते हैं और उनमें से एक मशरूम तोड़ता है। मशरूम टूटते ही उसे पीले रंग की बारीक धूल निकलकर हवा में फैलने लगती है। इसी दौरान बुजुर्ग आदिवासी की नजर पास पड़े एक प्लास्टिक कवर पर पड़ती है जिसे वह उठाकर अपने पास रख लेता है। वहाँ से निकलने से पहले दोनों जमीन पर एक ट्रैप भी तैयार करते हैं और फिर जंगल के अंदर आगे बढ़ जाते हैं। उधर गैवी अब रास्ता पूरी तरह खो चुकी होती है और वॉकी टॉकी पर बार बार विंस्टन को पुकार रही होती है, लेकिन विंस्टन अपना वॉकी टॉकी बोट में ही छोड़ चुका होता है। गैवी आगे बढ़ते हुए अचानक देखती है कि पास की झाड़ियों में कुछ हिल रहा है। वह रुककर उसी तरफ देखने लगती है और अब उसे विंस्टन की चेतावनी सही लगने लगती है। वह अपने फोन को देखते हुए आगे बढ़ती है, तभी उसका पैर अचानक जमीन के नीचे छिपे ट्रैप पर पड़ जाता है। अगले ही पल लकड़ी का नुकीला हिस्सा उसके पैर में घुस जाता है और दर्द से उसकी हालत खराब हो जाती है। गैवी इतनी तकलीफ में होती है कि ठीक से चीख भी नहीं पाती और बस विंस्टन का नाम लेती रहती है। कुछ देर बाद वह किसी तरह उस लकड़ी को पैर से निकाल देती है और दर्द की वजह से उसकी चीख जंगल में गूंज उठती है। उसकी आवाज विंस्टन तक पहुंच जाती है और वह तुरंत उसे तलाश करने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन बोट तक पहुंचकर वॉकी टॉकी उठाने के दौरान बोट अचानक हिल जाती है और वॉकी टॉकी पानी में गिर जाता है। अब विंस्टन चाहकर भी गैवी से संपर्क नहीं कर सकता। धीरे धीरे जंगल में अंधेरा उतरने लगता है और घायल पैर की वजह से गैवी के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। तभी उसे पेड़ों पर फैले वही पीले मशरूम नजर आते हैं जिनसे पीली धूल निकल रही होती है। दूसरी तरफ विंस्टन जंगल के अंदर दौड़ता हुआ गैवी को खोज रहा होता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि कोई चीज उसके आसपास मौजूद है। घबराहट में वह कीचड़ में गिर जाता है और उसी वक्त उसे पास से एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वह टॉर्च उस तरफ करता है तो पेड़ के पास उसे एक खौफनाक शक्ल दिखाई देती है। विंस्टन डरकर वहां से भागता है और एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। उधर गैवी एक छड़ी का सहारा लेकर किसी तरह आगे बढ़ती है और उसे जंगल के बीच एक छोटा सा घर दिखाई देता है। वह दरवाजा खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता, इसलिए वह उसे तोड़कर अंदर चली जाती है और दर्द से वहीं लेट जाती है। लेकिन उसी वक्त घर का दरवाजा खुलता है और दो आदिवासी अंदर दाखिल हो जाते हैं। वे गैवी पर चाकू तानकर पूछते हैं कि वह कौन है और उसके साथ कितने लोग यहाँ आए हैं। गैवी बताती है कि वह फॉरेस्ट ऑफिसर है और उसका साथी विंस्टन जंगल में कहीं खो गया है। बुजुर्ग आदिवासी उसकी बात सुनने के बाद उसके घायल पैर को देखता है, चाकू नीचे रख देता है और तुरंत उसके घाव की मरहम पट्टी शुरू कर देता है। घायल
गैवी का इलाज करते हुए बुजुर्ग के साथ एक छोटा लड़का भी नजर आता है। यह लड़का जंगल में मिले कीड़े मकोड़ों और दूसरी चीजों को साफ करके खाना तैयार कर रहा होता है। गैवी उससे उसका नाम पूछती है तो वह सिर्फ इतना बताता है कि उसका नाम ब्रैंडन है और इसके बाद खामोश हो जाता है। गैवी जब उसके साथ मौजूद दूसरे लड़के के बारे में पूछती है तो बुजुर्ग बताता है कि उसका नाम स्टीफन है और वह बोल नहीं सकता। इलाज पूरा होने के बाद ब्रैंडन गैवी के लिए खाना लेकर आता है, लेकिन खाने में कीड़े पड़े होते हैं। बुजुर्ग उसे समझाता है कि यह जंगल है और यहाँ शहर जैसा खाना नहीं मिलेगा, इसलिए अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे यही खाना होगा। इसके बाद तीनों चुपचाप खाना शुरू कर देते हैं। दूसरी तरफ विंस्टन उस डरावनी शक्ल को देखने के बाद जंगल में भागता हुआ एक जगह छिप जाता है। वह लगातार पीछे देख रहा होता है क्योंकि उसे डर होता है कि वह चीज अभी भी उसके पीछे मौजूद है। उधर आदिवासी एक खास चीज जलाकर उसका लेप तैयार करते हैं और उसे गैवी के घायल पैर पर लगाने लगते हैं। बुजुर्ग स्टीफन को भी उस लेप को लगाने का काम देता है। स्टीफन अभी कम उम्र का है और जंगल से बाहर की दुनिया के बारे में उसे लगभग कुछ भी मालूम नहीं होता। जब वह गैवी के पैर पर लेप लगाता है तो उसके घाव को गौर से देखने लगता है। इसी दौरान गैवी को अचानक एक अजीब मंजर दिखाई देता है जिसमें उसके पूरे शरीर पर छोटे छोटे मशरूम उग आते हैं। वह घबराकर उठती है तो देखती है कि उसके शरीर पर सच में मशरूम जैसे उभार दिखाई दे रहे हैं। गैवी उन्हें नोचकर निकालने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ त्वचा भी निकलने लगती है और खून आने लगता है। वह चीखते हुए उन सभी को हटाती है और फिर उसकी आंख खुल जाती है। इसके बाद जंगल में स्टीफन और उसका पिता एक जानवर का शिकार करने के लिए निकलते हैं। वहीं गैवी उठकर विंस्टन से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके वॉकी टॉकी तक कोई सिग्नल नहीं पहुंचता। उसे समझ आता है कि अगर विंस्टन उसकी आवाज नहीं सुन सकता तो उसे खुद कोई ऐसा तरीका बनाना होगा जिससे उसे अपने होने का पता चल सके। गैवी घर के अंदर पड़ी कुछ चीजें इकट्ठी करती है और उन्हें जला देती है, जिससे घर से काफी धुआं निकलने लगता है। दूसरी तरफ स्टीफन और बुजुर्ग एक हिरन का शिकार कर चुके होते हैं। वे उसके शरीर से खाना निकालते हैं और उसका खून एक पेड़ पर चढ़ाते हैं। उनकी इस हरकत से साफ होता है कि यह सिर्फ शिकार नहीं बल्कि उनके लिए किसी रस्म का हिस्सा है। इसी दौरान स्टीफन की नजर दूर अपने घर से उठते धुएं पर पड़ती है। गैवी आग के बाद बची चीजों को देख रही होती है, तभी उसकी नजर लकड़ियों के नीचे बनी एक खाली जगह पर पड़ती है। वह वहाँ से एक तस्वीर निकालती है जिसमें एक औरत दिखाई देती है। तभी अचानक दरवाजा खुलता है और आदिवासी अंदर आ जाते हैं, इसलिए गैवी जल्दी से तस्वीर छिपा लेती है। बुजुर्ग उसे देखकर नाराज होता है और समझाता है कि दिन के वक्त इस तरह आग नहीं जलानी चाहिए क्योंकि आग सिर्फ रात में इस्तेमाल की जाती है। वह आग बुझा देता है और रात होने के बाद घर में दोबारा खाना तैयार होने लगता है। इसी दौरान गैवी बुजुर्ग से पूछती है कि वह स्टीफन को स्कूल क्यों नहीं भेजता और उसे इस जंगल में ही क्यों रखता है। फिर वह उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। बुजुर्ग बताता है कि करीब 13 साल पहले उसकी पत्नी को बोन कैंसर हुआ था और डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था। उसकी आखिरी इच्छा थी कि वह कुछ वक्त इस तरह के शांत जंगल में बिताए, इसलिए दोनों यहाँ आए थे। बुजुर्ग इस जंगल के पेड़ों पर रिसर्च भी करता रहा और पत्नी की मौत के बाद वह स्टीफन के साथ यहीं रहने लगा। गैवी फिर उससे पूछती है कि पत्नी की मौत के बाद वह वापस शहर क्यों नहीं गया। बुजुर्ग जवाब देता है कि उसने इसी जंगल में भगवान को देखा है। ये सुनकर गैवी हैरान रह जाती है, लेकिन उसकी हैरानी तब और बढ़ जाती है जब वह अपने घायल पैर को देखती है। कुछ समय पहले जिस पैर पर गहरा जख्म था वह अब लगभग पूरी तरह भर चुका होता है और घाव का कोई निशान तक नहीं बचा होता। इसी दौरान स्टीफन गैवी के लिए लकड़ी से कुछ बनाकर देता है और उसका खास ख्याल रखता है। गैवी को धीरे धीरे उसके साथ रहने में आसानी होने लगती है, लेकिन फिर भी उसे इस जंगल में बंद होने जैसा महसूस होता है। दूसरी तरफ विंस्टन की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है। उसके चेहरे पर अब मशरूम पूरी तरह फैल चुके होते हैं और उसके शरीर की जड़ें भी आगे बढ़ रही होती हैं। वह दर्द में बैठा रहता है और हिलने तक की हालत में नहीं होता। रात के वक्त गैवी गहरी नींद में सो रही होती है, तभी उसके शरीर की तरफ एक जड़ धीरे धीरे बढ़ती हुई आती है। बुजुर्ग की नजर समय रहते उस पर पड़ जाती है और वह तुरंत गैवी का मुंह बंद करके उसे दूसरी तरफ कर देता है। बाहर पूरा घर कुछ खौफनाक क्रिएचर्स से घिरा हुआ होता है। स्टीफन अपना धनुष और तीर तैयार कर लेता है, जबकि बुजुर्ग गैवी को कीचड़ देता है और उसे अपने शरीर पर लगाने को कहता है। वह साफ हिदायत देता है कि चाहे कुछ भी हो जाए गैवी को बिल्कुल आवाज नहीं करनी है। तभी बाहर से किसी चीज के अंदर आने की आहट सुनाई देती है और पास की एक दरार से जड़ घर के अंदर घुसने लगती है। गैवी उसे देखकर चीखने वाली होती है, लेकिन बुजुर्ग तुरंत उस जड़ को काट देता है। जड़ कटते ही उसमें से धूल निकलती है और बुजुर्ग फौरन अपनी नाक बंद कर लेता है। इसके बाद दरवाजे के पास एक अजीब क्रिएचर दिखाई देता है। शक्ल से वह इंसान जैसा लगता है, लेकिन उसका सिर बुरी तरह फटा हुआ होता है और उसी जगह से मशरूम बाहर निकले हुए होते हैं। वह अंदर आता है, लेकिन उसे दिखाई नहीं देता
और सिर्फ आवाज के सहारे आसपास की चीजों को महसूस करता है। धीरे धीरे वह गैवी की तरफ बढ़ने लगता है। स्टीफन गैवी को बिल्कुल शांत रहने का इशारा करता है और उसके पीछे से हमला करने की तैयारी करता है। तभी गैवी खुद उसके पैर पर चाकू मार देती है और स्टीफन भी उसकी छाती में चाकू घुसा देता है। क्रिएचर के शरीर से निकला खून गैवी के सिर पर गिर जाता है। बाप और बेटा मिलकर उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं और आखिरकार वह वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद दोनों दरवाजा बंद कर देते हैं। स्टीफन तुरंत गैवी के कपड़े बदलवा कर उसके ऊपर चादर डाल देता है और उसके चेहरे से उस क्रिएचर का खून साफ करने लगता है ताकि उस खून की वजह से उसे कोई संक्रमण न हो जाए। बुजुर्ग इस पूरी हालत को देखकर अपने बेटे को देखता रहता है और फिर क्रिएचर का खून अपने शरीर से साफ करके एक बोतल में जमा कर लेता है। गैवी अब पूरी तरह उलझ चुकी होती है, इसलिए वह उससे पूछती है कि इस जंगल में आखिर हो क्या रहा है। बुजुर्ग उसे बताता है कि यहाँ एक खतरनाक फंगस मौजूद है जो बहुत तेजी से फैलता है और आखिरकार इंसानों के शरीर तक पहुँच जाता है। लेकिन गैवी को अब भी उसकी भगवान वाली बात समझ नहीं आती। तब बुजुर्ग अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहता है कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा जीव मौजूद है जो किसी तरह बाहर निकलने का रास्ता तलाश रहा है। उसके मुताबिक जंगल में होने वाली ये सारी चीजें उसी आने वाली तबाही के संकेत हैं और यहाँ दिखाई देने वाले फंगस तथा मशरूम उसी बड़े जीव के छोटे हिस्से हैं। गैवी उसकी बातें सुनती रहती है लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि बुजुर्ग सच बोल रहा है या किसी वहम में जी रहा है। रात में सभी सो जाते हैं और गैवी को फिर अजीब ख्वाब आने लगते हैं। उसे महसूस होता है कि उसके शरीर के अंदर भी वही जड़ें फैल रही हैं। अचानक उसकी आंख खुलती है तो स्टीफन उसके पास बैठा हुआ दिखाई देता है। वह गैवी के लिए खाना लाता है और उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन गैवी उसे अभी भी एक छोटे लड़के की तरह ही देखती है और उसी अंदाज में उससे मजाक करती है। इसके बाद गैवी उसे अपने मोबाइल की तस्वीरें दिखाती है। स्टीफन के लिए ये तस्वीरें किसी दूसरी दुनिया जैसी होती हैं, क्योंकि उसने जंगल के बाहर की जिंदगी कभी देखी ही नहीं। एक तस्वीर में गैवी एक कार के पास खड़ी होती है और स्टीफन उसे देखकर कार को ही किसी खौफनाक जीव जैसा समझ लेता है। तभी बुजुर्ग अंदर आ जाता है और अपने बेटे को फोन देखते हुए देखकर गुस्से में आ जाता है। वह फोन गैवी के हाथ से लेता है और जमीन पर पटक देता है। इसके बाद वह गैवी को डांटते हुए कहता है कि उसने अपने बेटे को बहुत अलग तरीके से पाला है और वह नहीं चाहता कि गैवी उसे बाहर की दुनिया की चीजें दिखाए। आखिर में वह स्टीफन को भी अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। अगले दिन बुजुर्ग स्टीफन को जंगल के अंदर एक खास जगह पर ले जाता है। स्टीफन एक तरफ चुपचाप बैठ जाता है और बुजुर्ग एक पेड़ के पास जाकर अपनी रस्म शुरू करता है। रस्म पूरी करने के बाद वह उस बोतल में रखा क्रिएचर का खून पेड़ के एक बड़े छेद के अंदर डाल देता है। खून अंदर जाते ही पेड़ के भीतर से एक नया मशरूम उग आता है। बुजुर्ग उस मशरूम को तोड़कर खाता है और फिर उसका हिस्सा स्टीफन को भी देता है। इसी दौरान गैवी घर में अपने टूटे हुए फोन के टुकड़े जमा कर रही होती है। तभी उसकी नजर बुजुर्ग की डायरी पर पड़ती है। वह डायरी खोलकर पढ़ने लगती है और उसे एहसास होता है कि बुजुर्ग बाहर की दुनिया से बेहद नफरत करता है और उसने इसी जंगल को अपनी पूरी दुनिया मान लिया है। तभी उसे पता चलता है कि स्टीफन और उसका पिता पीछे खड़े हैं और उसे डायरी पढ़ते देख रहे हैं। गैवी अपने हाथ की तरफ देखती है तो वहाँ फंगस उगता हुआ नजर आता है। वह उसे निकालने की कोशिश करती है, लेकिन स्टीफन घबराकर उसके पास आता है और उसके हाथ को चाटने लगता है। बुजुर्ग यह देखकर अपने बेटे की हरकत को अलग नजर से देखता है। फिर वह गैवी से कहता है कि वह यहाँ काफी वक्त रह चुकी है और अब उसे जंगल छोड़ देना चाहिए। वह खुद उसे सुरक्षित जगह तक छोड़ने की बात करता है, जबकि स्टीफन गैवी से अलग होने के लिए तैयार नहीं होता। गैवी जाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन वह बुजुर्ग से कहती है कि स्टीफन को भी उसके साथ भेज दे। उसका कहना होता है कि वह स्टीफन को पढ़ाएगी, लिखाएगी और उसे जंगल से बाहर की दुनिया समझाएगी। बुजुर्ग साफ मना कर देता है और कहता है कि स्टीफन की जिंदगी के लिए जितनी चीजें जरूरी हैं, वह सब वह इसी जंगल में सीख चुका है। इसके बाद वह गैवी को घर से बाहर लेकर चल पड़ता है, जबकि स्टीफन वहीं रह जाता है। जंगल में आगे बढ़ते हुए गैवी के मन में लगातार सवाल उठ रहे होते हैं। वह बुजुर्ग से पूछती है कि वह 13 साल से इसी जंगल में रह रहा है। यहाँ के लोग एक एक करके फंगस से संक्रमित हो रहे हैं और अब वह खुद भी संक्रमित हो चुकी है। फिर उसके शरीर पर इसका कोई असर क्यों नहीं होता? गैवी को यकीन होता है कि बुजुर्ग उससे कुछ छिपा रहा है, लेकिन वह किसी सवाल का जवाब नहीं देता और बस उसे चुपचाप अपने साथ चलने को कहता है। चलते चलते उन्हें जमीन पर विंस्टन की टॉर्च पड़ी हुई मिलती है। गैवी उसे देखते ही रुक जाती है और आसपास ध्यान से देखने लगती है। पास में वही कैमरा भी पड़ा होता है जिसकी मेमोरी विंस्टन ने पहले बदली थी। गैवी तुरंत कैमरे से मेमोरी कार्ड निकाल लेती है और समझ जाती है कि विंस्टन शायद इसी इलाके में मौजूद है। वह उसे तलाशने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन बुजुर्ग पीछे से उसे रोकता है और कहता है कि उस तरफ नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ वे सभी मौजूद हैं। गैवी फिर भी आगे बढ़ती है
और कुछ दूरी पर उसे विंस्टन जमीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। उसका पूरा शरीर फंगस और मशरूम से ढक चुका होता है। विंस्टन गैवी को देखकर उसे अपनी जान लेने की गुहार लगाता है और कहता है कि वह इस दर्द को और सहन नहीं कर सकता। गैवी उसे बचाने का भरोसा देती है और कहती है कि अब वह उसके पास आ चुकी है, इसलिए किसी भी तरह उसे यहाँ से बाहर ले जाएगी। विंस्टन लगातार मौत की मांग करता रहता है। तभी बुजुर्ग अपना तीर निकालकर उसके मुंह के पास रख देता है। विंस्टन भी उसे रोकता नहीं और खुद ही जल्दी खत्म करने के लिए कहता है। बुजुर्ग तीर को आगे बढ़ाने ही वाला होता है कि जंगल के अंदर से कुछ भयानक आवाजें आने लगती हैं। बुजुर्ग गैवी से कहता है कि अब यहाँ रुकना ठीक नहीं और दोनों को वापस चलना होगा। अंधेरा होने से पहले वे किसी तरह घर लौट आते हैं। रात में गैवी लेटी हुई होती है, तभी उसे अपने पैर के ऊपर खुजली महसूस होती है। वह कपड़ा हटाकर देखती है तो वहाँ भी मशरूम उग चुके होते हैं। गैवी घबराकर बुजुर्ग से कहती है कि उसे पता है उसके पास इसका इलाज जरूर होगा और वह उसे बचा सकता है। बुजुर्ग उसकी तरफ देखता है लेकिन कोई जवाब दिए बिना गुस्से में घर से बाहर चला जाता है। गैवी स्टीफन से पूछती है कि उसका पिता इस वक्त कहाँ जा रहा है। स्टीफन बताता है कि वह अपनी माँ के सामने पूजा करने जा रहा है। ये सुनकर गैवी चौंक जाती है और पूछती है कि क्या उसकी माँ अभी जिंदा है। स्टीफन साफ कहता है कि उसकी माँ जिंदा है। दूसरी तरफ बुजुर्ग एक पेड़ के पास पहुंचता है और वहां मांस का एक टुकड़ा भेंट के तौर पर रखकर अपनी रस्म शुरू कर देता है। इसके बाद वह पेड़ के अंदर बने छेद की तरफ देखता है। पहले हर बार उसकी भेंट के बाद पेड़ के भीतर से मशरूम निकलता था, लेकिन इस बार वहाँ कुछ भी नहीं उगता। ये देखकर बुजुर्ग परेशान हो जाता है और गुस्से में चीखने लगता है। उसके आसपास का माहौल भी अचानक लाल होने लगता है। उधर घर के अंदर गैवी और स्टीफन साथ बैठे बातें कर रहे होते हैं। गैवी उसे समझाती है कि अगर वह उसके साथ शहर चले तो वह उसका बहुत ख्याल रखेगी। स्टीफन जवाब देता है कि उसके पिता ने उसे बताया है कि शहर के लोग खतरनाक होते हैं और बहुत जल्दी मर जाते हैं। वह अपने पिता को छोड़कर जाने से इनकार कर देता है। तभी बुजुर्ग दोनों को साथ देख लेता है और फिर स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए कहता है। बुजुर्ग स्टीफन को उसी पेड़ के पास लेकर जाता है और वहाँ फिर पूजा करके भेंट चढ़ाता है। पेड़ से निकले मशरूम को वह खुद खाता है और एक मशरूम स्टीफन को भी देता है, लेकिन इस बार स्टीफन उसे खाने के बजाय अपने पास रख लेता है। बुजुर्ग उसकी इस हरकत को देखकर हैरान होता है। स्टीफन तुरंत वहाँ से भागकर घर पहुँचता है और अपने पिता के लौटने से पहले वही मशरूम गैवी के मुंह में डाल देता है। वह उसे जल्दी से खाने के लिए कहता है क्योंकि उसे डर होता है कि पिता के आने से पहले यह काम हो जाना चाहिए। गैवी मजबूरी में मशरूम खा लेती है और कुछ ही देर में उसके पैर पर उगा फंगस गायब होने लगता है। उसका घाव भी ठीक होने लगता है। गैवी तुरंत समझ जाती है कि इसी मशरूम में उसके संक्रमण को रोकने की ताकत है। तभी बुजुर्ग घर वापस आता है और गैवी की हालत देखकर समझ जाता है कि स्टीफन ने उससे कुछ छिपा कर किया है। इसके बाद गैवी और स्टीफन एक दूसरे के और करीब आने लगते हैं। स्टीफन उसे तीर चलाना सिखाता है और दोनों जंगल में साथ घूमने लगते हैं। गैवी और स्टीफन जंगल में घूमते हुए एक बहुत बड़े पेड़ के पास पहुंचते हैं। पेड़ की मोटी जड़ों को देखकर गैवी को अजीब एहसास होता है क्योंकि उनका आकार इंसानी शरीर जैसा लग रहा होता है। स्टीफन उसे बताता है कि यही उसकी माँ है। गैवी ये सुनकर बिल्कुल चौंक जाती है। वह पेड़ की जड़ों को गौर से देखती है तो उनमें स्टीफन की माँ की अंगूठी दिखाई देती है और उसके पुराने कपड़े भी जड़ों के बीच लिपटे हुए होते हैं। अब गैवी को समझ आता है कि स्टीफन की माँ भी इस फंगस से संक्रमित हुई थी और वक्त के साथ उसका शरीर इसी पेड़ का हिस्सा बन चुका है। इसी पेड़ पर उगने वाले मशरूम खाकर बुजुर्ग इतने सालों से खुद को मजबूत और सेहतमंद रखे हुए था। ये सब देखने के बाद गैवी और स्टीफन वापस घर लौट आते हैं। घर पहुंचने के बाद बुजुर्ग बिल्कुल सामान्य तरीके से बैठा हुआ होता है। गैवी चुपचाप जंगल के कैमरे से निकाला हुआ मेमोरी कार्ड अपने फोन में लगा देती है। कार्ड चलते ही उसे रात के वक्त जंगल की रिकॉर्डिंग दिखाई देने लगती है। पूरी रात जंगल में कई खौफनाक क्रिएचर्स घूम रहे होते हैं और उनकी हरकतें देखकर गैवी समझ जाती है कि यहाँ का खतरा उसकी सोच से कहीं बड़ा है। वह बुजुर्ग से पूछती है कि आखिर ये जीव क्या है। बुजुर्ग डरते हुए उसे बताता है कि ये उसी बड़े जीव से जुड़े हुए हिस्से हैं जो जमीन के नीचे मौजूद है और किसी दिन बाहर निकलने की कोशिश करेगा। उसके मुताबिक जो कुछ गैवी अभी देख रही है, असली जीव उसके मुकाबले 1000 गुना ज्यादा भयानक होगा और अगर वह बाहर आ गया तो इंसानों का कोई निशान बाकी नहीं रहेगा। गैवी बुजुर्ग से पूछती है कि अगर ऐसा खतरा सच में मौजूद है तो उससे बचने का कोई तरीका भी होना चाहिए। बुजुर्ग इसके जवाब में बाहर की दुनिया को ही कोसने लगता है। वह कहता है कि शहर के लोग पत्थर की तरह एक जगह बैठे रहते हैं, हर वक्त फोन में लगे रहते हैं और खाना तक घर से बाहर निकलकर नहीं बल्कि बैठे बैठे मंगवा लेते हैं। उसके मुताबिक लोग जिस आराम को जिंदगी की खुशी समझते हैं
असल में मौत उनकी तरफ बढ़ रही होती है। गैवी उसकी ये बातें सुनकर परेशान हो जाती है और फिर पूछती है कि आखिर यहाँ से बचकर निकलने का रास्ता क्या है। बुजुर्ग कहता है कि उसे उस भगवान पर यकीन करना होगा जिसे वह खुद मानता है। गैवी उस भगवान को अपनी आंखों से देखना चाहती है, इसलिए बुजुर्ग उसे अपनी एक खास रस्म में शामिल करने के लिए तैयार हो जाता है। रात में बुजुर्ग गैवी के चेहरे पर अलग अलग रंग लगाता है और फिर एक पाइप की मदद से उसके अंदर कोई पाउडर फूंकता है। इसके असर से गैवी को अजीब मंजर दिखाई देने लगते हैं और उसे महसूस होता है जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में पहुंच चुकी हो। चारों तरफ अलग अलग तरह के फंगस दिखाई देते हैं और फिर गैवी खुद को एक बहुत बड़े पेड़ के सामने खड़ा देखती है। वह पेड़ को छूती है तो उसके सामने कई और अजीब विजुअल आने लगते हैं जिनमें शरीर के अंदर फैलती चीजें और छोटे छोटे जीव दिखाई देते हैं। इन सब के बीच आखिर में उसे स्टीफन से जुड़ा एक डरावना मंजर दिखाई देता है जिसमें उसके मुंह में एक तीर घुसा हुआ होता है। गैवी इस मंजर को देखकर बुरी तरह घबरा जाती है और अचानक उसकी आंखें खुल जाती हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि स्टीफन की जान किसी बड़े खतरे में है। गैवी के जागते ही उसके सामने स्टीफन और बुजुर्ग मौजूद होते हैं। बुजुर्ग समझ जाता है कि गैवी ने ऐसी चीजें देख ली हैं जिन्हें उसे नहीं देखना चाहिए था। वह कहता है कि गैवी अब जरूरत से ज्यादा जान चुकी है और उसका यहाँ रुकना सही नहीं होगा। वह उसे अगले दिन जंगल से चले जाने का हुक्म देता है। उसी रात बुजुर्ग अपनी रोज की तरह पेड़ के पास पूजा करने निकल जाता है। गैवी इसी मौके पर स्टीफन को अपने साथ चलने के लिए मनाती है। स्टीफन पहले तैयार नहीं होता, लेकिन गैवी उसे भरोसा दिलाती है कि अगर वह उसके साथ बाहर आया तो वह हमेशा उसका साथ देगी। आखिरकार स्टीफन उसके साथ जाने के लिए राजी हो जाता है। दोनों घर से निकलने की तैयारी करते हैं, लेकिन तभी बुजुर्ग अपनी पूजा पूरी करके वापस लौट आता है और दोनों को साथ देखकर रुक जाता है। बुजुर्ग वापस आते ही स्टीफन से पूछता है कि वह गैवी के साथ कहाँ जाने की तैयारी कर रहा है। गैवी तुरंत उसके सामने चाकू लेकर खड़ी हो जाती है और साफ कहती है कि यहाँ कोई भगवान नहीं है, बल्कि उसे लगता है कि बुजुर्ग ने खुद अपने लिए ये सारी रस्में बना ली हैं और अब उसे बाहर की दुनिया से डर लगने लगा है। वह उसे समझाती है कि जिस तरह उसने खुद को इस जंगल में कैद कर लिया है, उसी तरह स्टीफन की जिंदगी भी बर्बाद कर रहा है। गैवी उससे कहती है कि स्टीफन को उसके साथ जाने दे, क्योंकि वह उसकी पढ़ाई कराएगी और उसे जंगल से बाहर की दुनिया दिखाएगी। बुजुर्ग इसके बाद अपने बेटे से ही पूछता है कि क्या वह सच में अपने पिता को छोड़कर जाना चाहता है। स्टीफन अपने पिता के साथ बिताई पूरी जिंदगी को देखते हुए गैवी के साथ जाने से इनकार कर देता है और कहता है कि वह अपने पिता को छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। गैवी उसे पीछे से कई बार पुकारती है, लेकिन स्टीफन वापस नहीं आता और आखिरकार बाप बेटा एक तरफ चले जाते हैं। गैवी भी जंगल से बाहर निकलने के लिए दूसरी तरफ चल पड़ती है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उसे स्टीफन के बारे में याद आता है। उसे उस विजन की बात याद रहती है जिसमें स्टीफन को खतरे में देखा था, इसलिए वह उसे अकेला छोड़कर जाने का फैसला बदल देती है। तभी अचानक उसकी नजर जंगल में घूमते उसी मशरूम वाले क्रिएचर पर पड़ती है। गैवी तुरंत छिप जाती है क्योंकि वह समझ जाती है कि अगर क्रिएचर ने उसे देख लिया तो बचना मुश्किल होगा। वह बिल्कुल शांत रहती है और क्रिएचर उसके पास से गुजर जाता है। उसके निकलते ही गैवी वापस उस घर में जाती है और वहां से धनुष और तीर उठा लेती है। अब वह सीधे स्टीफन को तलाश करने निकलती है क्योंकि उसे मालूम होता है कि वह आखिर किस जगह मिलेगा। उधर स्टीफन उसी बड़े पेड़ के पास बैठा होता है जहां उसका पिता उसे लेकर आया था। बुजुर्ग स्टीफन की शर्ट उतार देता है और उसके साथ एक और रस्म करने की तैयारी करता है। तभी वह अचानक चाकू निकालकर स्टीफन के हाथ पर वार कर देता है और उसे बताता है कि जिस पल उसने जंगल से बाहर जाने का फैसला किया, उसी वक्त उसने अपनी पवित्रता खो दी थी। अब बुजुर्ग उसे भेंट के तौर पर चढ़ाने की तैयारी कर रहा होता है। वह स्टीफन को जमीन पर गिराकर दबा देता है और उसी वक्त पेड़ की जड़ें भी उसके शरीर को जकड़ने लगती हैं। स्टीफन बुरी तरह घबरा जाता है क्योंकि अब उसका अपना पिता और वही पेड़ दोनों उसकी जान लेने पर तुले होते हैं। बुजुर्ग उसे आखिरी बार बेटा कहता है और फिर कुल्हाड़ी से उस पर वार करने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक एक तीर आकर उसके पैर में जा लगता है। गैवी वहां पहुंच चुकी होती है और वही तीर उसने चलाया होता है। वह बुजुर्ग को स्टीफन से दूर रहने के लिए कहती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। बुजुर्ग गैवी पर हमला करता है और एक जोरदार वार से उसे जमीन पर गिरा देता है। उसी वक्त मशरूम से भरा वह क्रिएचर भी वहां पहुंच जाता है और गैवी की तरफ बढ़ता है। स्टीफन तुरंत उसकी तरफ जाता है और उस क्रिएचर पर पूरी ताकत से हमला करने लगता है। बुजुर्ग भी गैवी को खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उस पर वार कर सके, स्टीफन पीछे से अपने पिता के शरीर में चाकू घोंप देता है। बुजुर्ग घायल होकर जमीन पर गिर जाता है। दूसरी तरफ स्टीफन और गैवी मिलकर उस क्रिएचर को भी खत्म कर देते हैं। अब स्टीफन गैवी से कहता है कि यहाँ रुकना ठीक नहीं है और दोनों को तुरंत भाग जाना चाहिए। वह गैवी को लेकर अपने लकड़ी के घर में वापस पहुँचता है। दोनों अंदर तो आ जाते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ है उससे दोनों बुरी तरह घबराए हुए होते हैं और कुछ देर तक बस एक दूसरे को देखते रहते हैं। उधर जंगल में पड़ा बुजुर्ग
धीरे धीरे आंखें खोलता है। उसकी पीठ पर अब फंगस पूरी तरह फैल चुका होता है और वह खून की उल्टियां करने लगता है। वह अपना निकला हुआ खून इकट्ठा करता है और उसे उसी पेड़ के अंदर डालने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार पेड़ के अंदर से कोई मशरूम नहीं उगता। अब बुजुर्ग की हालत भी विंस्टन जैसी हो जाती है और उसका शरीर धीरे धीरे फंगस से ढकने लगता है। दूसरी तरफ गैवी भी अपने शरीर पर संक्रमण को फैलता हुआ देख रही होती है। उसे बुजुर्ग की लिखी हुई किताब मिलती है और उसमें दर्ज बातों से उसे पता चलता है कि इस फंगस का कोई स्थायी इलाज मौजूद नहीं है। इसे सिर्फ कुछ वक्त के लिए रोका जा सकता है। किताब में यह भी लिखा होता है कि जमीन के नीचे मौजूद वह जीव एक दिन जरूर बाहर आएगा और पूरी दुनिया को खत्म कर देगा। गैवी अब समझ जाती है कि इस हालत में वह जंगल से बाहर नहीं जा सकती, इसलिए वह यहीं रहने का फैसला करती है। स्टीफन लगातार उसका ख्याल रखता है और जितना हो सकता है उसे आराम देने की कोशिश करता है। वक्त गुजरता जाता है और गैवी के शरीर पर फंगस भी धीरे धीरे बढ़ता रहता है। आखिरकार वह इतनी ज्यादा संक्रमित हो जाती है कि उसे साफ एहसास हो जाता है कि अब उसकी हालत ठीक नहीं होने वाली। इसके बावजूद स्टीफन उसके पास रहता है और उसकी देखभाल करता रहता है। वह स्टीफन से खुद अपनी जान खत्म करने की गुजारिश करती है। वह उससे कहती है कि अब उस पर तरस करे और उसे इस तकलीफ से आजाद कर दे। स्टीफन उसके पास बैठा रहता है और उसे छोड़कर नहीं जाता। गैवी उसे समझाती है कि उसके लिए यहाँ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना सही नहीं होगा। वह स्टीफन से कहती है कि उसकी जिंदगी अभी बहुत लंबी है और उसे जंगल के बाहर जाकर दुनिया देखनी चाहिए। उसके मुताबिक उसे अभी बहुत कुछ सीखना है और वह हमेशा इस जगह के अंदर बंद होकर नहीं रह सकता। गैवी की मौत के बाद स्टीफन पूरी तरह अकेला पड़ जाता है। अब घर में उसके साथ न गैवी होती है और न ही उसका पिता। वह कुछ वक्त तक उसी सुनसान जंगल में अकेले रहने लगता है। इसी दौरान वह अपने पिता की किताबें, डायरी और उससे जुड़ी दूसरी चीजें इकट्ठी करके घर के अंदर छिपा देता है। इसके बाद स्टीफन आखिरकार उस जंगल से बाहर निकलने का फैसला करता है। वह वहाँ से निकलकर शहर की तरफ जाने के लिए खड़ा होता है और पहली बार उस दुनिया की तरफ बढ़ता है जिसके बारे में गैवी उसे बताती रही थी। कुछ वक्त बाद स्टीफन को शहर के एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए दिखाया जाता है। वह वहाँ बैठकर भरपेट खाना खा रहा होता है और उसके लिए यह सब बिल्कुल नया होता है क्योंकि उसने जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा जंगल में गुजारा है। वह पहली बार इस तरह का खाना खा रहा होता है और बिना किसी झिझक के उसे खाता रहता है। खाना खत्म करने के बाद स्टीफन वहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके जाने के बाद कैमरा उसकी प्लेट पर रुक जाता है। प्लेट में बचा हुआ खाना दिखाई देता है और उसी खाने पर वही फंगस उगता हुआ नजर आता है जिसे हम इस पूरी कहानी में जंगल के अंदर फैलते हुए देखते आए हैं। अब साफ हो जाता है कि जंगल की वह बीमारी सिर्फ उसी जगह तक सीमित नहीं रहने वाली। स्टीफन अनजाने में उस फंगस को जंगल से बाहर इंसानों की दुनिया तक ले आया होता है और अब उसके फैलने का रास्ता खुल चुका है। जिस संक्रमण को गैवी और स्टीफन ने जंगल के अंदर रोकने की कोशिश की थी वही अब शहर में पहुंच चुका होता है। कैमरा उसी बचे हुए खाने और उस पर उगते फंगस पर टिका रहता है और यहीं फिल्म खत्म हो जाती है।